और ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है। तो यहां से क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट मैं आपको फिर कह रहा हूं, आपको जवाब देना है। मैं आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारे सामने है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह कहलाता है। 4 ऑप्शन है, वास्तविक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और इनमें से कोई नहीं। इनमें से बताइए परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह क्या कहलाता है। आप अपने क्वेश्चन नंबर के साथ अपना जवाब दे सकते हैं फटाफट से। मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आपको दिख जाए जिससे। चलिए जवाब भी आने लग गए हैं। कविता ने दिया है, तृप्ति गुड इवनिंग, नीलम गुड इवनिंग, स्वागत है आपका। और पहले का जवाब दिया है मुझे कविता ने दिया है बी, मोनू ने दिया है बी, कार्तिक ने दिया है बी, मिथिलेश ने दिया है ए, तृप्ति ने दिया है बी। काफी लोग मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी आप गलत दे रहे हैं। तो यहां पर आपने अभी विनोद ने दिया है बी। फटाफट से जवाब दीजिए, थोड़ा फास्ट जवाब दीजिए जिससे काफी सारे क्वेश्चन हम कवर कर सकें। 1 घंटे की क्लास रहेगी जिसमें हम पूरा सिलेबस कवर करने वाले हैं। कविता ने दिया है ए, दिवांशु ने दिया है ए, चित्रा ने दिया है ए, तनु ने दिया है बी। तो इसका सही जवाब क्या होगा मैं आपको बताता हूं। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसका ऑप्शन ए। अब कैसे होगा उसको थोड़ा समझते हैं, साथ में सीखते हैं। तो इसका आंसर 1 क्यों है? देखो संख्याएं हमारी 2 प्रकार की होती हैं, वैसे संख्याएं 3 प्रकार की भी कर सकते हैं, पर संख्याएं जो हम पढ़ते हैं बेटा वो यहां पर 2 प्रकार की पढ़ते हैं। कौन कौन सी? पहली संख्या जो हम पढ़ते हैं उसका नाम है वास्तविक संख्या, यानी रियल नंबर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? वास्तविक संख्या। दूसरा क्या होता है? काल्पनिक संख्या। आपने नाम सुना होगा इसका। आपके सिलेबस में स्पेशली ये टॉपिक इस बार जोड़ा गया है, तो ये टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है। काफी सारे क्वेश्चंस मैं से लेकर आया हूं, तो आपको इन क्वेश्चंस के जवाब भी देखने हैं और जो चीज मैं सिखाने जा रहा हूं उस चीज को जरूर सीखना है और साथ ही क्लास को शेयर और लाइक जरूर करना है, ठीक है? ये ध्यान रखना है। तो संख्याएं 2 प्रकार की, वैसे हम अगर 11th-12th में देखते हैं तो संख्याएं 3 प्रकार की होती हैं, वास्तविक, काल्पनिक और तीसरा सम्मिश्र संख्याएं हमारी होती हैं। पर यहां पर हम 2 संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं, एक का नाम वास्तविक और दूसरे का नाम काल्पनिक। यानी जो गणित में किसी न किसी रूप से हमारे काम में आती है वो सब क्या है? वास्तविक संख्या है। काल्पनिक की अगर बात करूं तो जैसे इन्फिनिटी ले सकते हैं हम लोग, या फिर रूट में -1 जो संख्या है इसको हम काल्पनिक पढ़ सकते हैं। इसको हम क्या पढ़ सकते हैं? काल्पनिक पढ़ सकते हैं। पर इसके अलावा जो संख्याएं बचती है वो सब क्या कहलाती है? वास्तविक संख्याएं। और वास्तविक संख्याओं को आगे जाके फर्दर जाके हम केवल 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक का नाम है परिमेय संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। दूसरे का नाम क्या है? इर्रेशनल नंबर, परिमेय, और दूसरी अपरिमेय, इर्रेशनल नंबर। तो यहां पर परिमेय संख्या जो है, परिमेय और अपरिमेय का जो समूह है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वास्तविक संख्या कहलाता है। तो परिमेय प्लस अपरिमेय, क्या पूछा गया क्वेश्चन में कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? तो जवाब होगा परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं। तो परिमेय के बारे में हमको पता होगा, परिमेय संख्या जिन्हें हम p/q में लिख सकते हैं, और जहां q का मान कभी 0 नहीं होता, जहां q का मान कभी 0 नहीं होता वो हमारी क्या कहलाती है? परिमेय। और जिन्हें हम p/q में नहीं लिख सकते वो सब हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा कि परिमेय और अपरिमेय के समूह को हम क्या कहते हैं? वास्तविक कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, चलिए जवाब दीजिए। निम्न में से प्राकृत संख्या है, निम्न में से कौन सी संख्या प्राकृत संख्या पूछ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या होगा? फटाफट से अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स वगैरह को कि इंपॉर्टेंट क्लास हमारी स्टार्ट हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से प्राकृत संख्या क्या है? निम्न में से प्राकृत संख्या कौन सी होगी? क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब बताइए। √3, 4/9, 2.56 और 6 प्राकृत संख्या। चलिए जवाब दिया है, मेरे पास सबसे पहले आया त्रिलोक का जवाब आया है। त्रिलोक, विनोद, कविता, मोना। त्रिलोक फटाफट से अपने ग्रुप में शेयर कर दो। कविता, मोना, चित्रा, सबने डी दिया है। हरीश ने डी दिया है, वेरी गुड। तो सभी इसका जवाब दे रहे हैं और इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा अभी। फटाफट से जुड़ते जाइए, फटाफट से शेयर कर दीजिए क्लास को। दीपक ने दिया है डी, मिथिलेश ने दिया है डी, दिवांशु ने दिया है डी, वेरी गुड। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है? डी है, 6। अब एक प्राकृत संख्याओं के बारे में कुछ बातें हैं। तो पहली बात कि प्राकृत संख्या क्या होती है, यानी जो संख्याएं गिनती के काम आती हैं। किसके? काउंटिंग के।
जो संख्याएं गिनती के काम आती है, यानी गिनती किससे शुरू होती है बेटा, एक से शुरू होती है, तो जो संख्याएं गिनती में काम आती है वो सब क्या कहलाती है, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। यहां पर हम एक छोटी सी बात और सीख सकते हैं कि गिनती हमेशा कहां से शुरू होती है, 1 से, तो 1 2 3 4 अप टू कहां तक, अनंत तक, यानी जहां तक आप काउंट कर सकते हैं वो सब क्या कहलाती है दोस्तों, गिनती में यानी प्राकृत संख्या कहलाती है। अब देखो इसमें क्या क्या चीजें सीखने वाली है। पहली चीज, जीरो बिल्कुल नहीं होता, यानी प्राकृत संख्या जीरो नहीं होती है, यानी जीरो प्राकृत संख्या नहीं है, ये बात ध्यान रखिए। दूसरा, अगर हम बात करें कोई भी नंबर नेगेटिव की फॉर्म में होगा क्या, नेगेटिव ऋणात्मक, यानी अगर हम बात करें तो कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कोई भी संख्या पॉइंटों में हो सकती है, डेसिमल की फॉर्म में हो सकती है क्या, तो यहां पर हम दशमलव के रूप में बात कर सकते हैं क्या, नहीं। कोई भी संख्या जो प्राकृत संख्या है वो कभी डेसिमल के रूप में नहीं होगी। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी जरूरी है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें कोई भी अगर भिन्न के रूप में है तो क्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि ये p बटा q है, ये परिमेय है पर प्राकृत नहीं है, ओके। इसके बाद ये डेसिमल में है तो ये तो वैसे भी नहीं होगी। और √3 क्या है, √3 हमारे पास यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम p बटा q में नहीं लिख सकते, तो ये अपरिमेय है। तो पहली अपरिमेय, ये तीनों जो है वो परिमेय है, पर मुझसे परिमेय का कौन सा रूप पूछा था, केवल प्राकृतिक रूप पूछा था, तो ये जो छठा है यानी ये क्या है, हमारे पास केवल प्राकृत है। तो ये बेसिक बातें जो जरूरी है आपके लिए जानना कि कौन कौन सी यहां पर परिमेय है, कौन सी अपरिमेय है और कौन सी प्राकृत है। तो ये इसकी कहानी थी, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। दीपेंद्र जी नमस्कार, स्वागत है आपका भी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेंटेंस आपके सामने लिखे हुए हैं, काफी सारे आपको पढ़ने हैं, पहले मैं आपको पढ़ा के बताता हूं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये पूछ रहा है, कौन सा कथन बिल्कुल भी सही नहीं है आपसे पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है, इसका मतलब ये है। तो देखो यहां पर 4 में से कोई एक गलत होगा, कौन सा बोल रहा है, यानी केवल एक की बात कर रहा है। तो क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या जिसको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, और पूर्ण संख्या जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है, ये बोल रहा है। दूसरा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर, कौन सा, पॉजिटिव इंटीजर जो है वो क्या है, एक नेचुरल है, ठीक है। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या होती है, यानी हर रेशनल नंबर, ठीक है, फ्रैक्शन होता है। और इसके बाद प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या होती है, यानी उल्टा बोल दिया, फ्रैक्शन जो है वो एक रेशनल नंबर होता है। बहुत सोच के जवाब देना, इसमें थोड़ा सा कुछ सीखने को मिलेगा आपको। चलिए फटाफट से जवाब दीजिए। चलिए मनोज ने दिया है डी, मनोज ने दिया है डी, विनोद ने दिया है डी, कविता ने दिया है डी, मंगल त्रिलोक ने दिया है ए, मोना ने दिया है डी, लकी शर्मा ने दिया है डी, चित्रा ने दिया है ए, वेरी गुड। बाकी साथी भी दे सकते हैं क्या जवाब होना चाहिए। हरीश ने दिया है डी, मिथिलेश ने दिया है डी, दीपक कंचन ने दिया है थर्ड में सी, ओके। चलिए मैं एक एक चीज को क्लियर करूंगा यहां पर। दीपेंद्र ने दिया है डी, तो इसका सही आंसर है, चलो मैं बता दूं। कोई और उम्मीदवार है जो आंसर देना चाहता है, जो देखना चाहता है कि इसके, क्योंकि ये देखो मैं आपको बता दूं, अधीनस्थ बोर्ड ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेगा आपसे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन है बहुत काम के हैं। मैं आपको फिर कह रहा हूं, इन क्वेश्चनों को अच्छे से पढ़ना है, हमको सीखना है, क्योंकि यहां पर एक एक वर्ड में क्वेश्चन उलझा रहा है, एक एक चीज आपको पता होनी चाहिए, तभी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं। तो देखो सही नहीं है पूछ रहा है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कुछ लोगों को पकड़ूंगा। पहले तो मैं, त्रिलोक आपने अपना आंसर दिया ए। बेटा यहां पर प्रत्येक प्राकृत संख्या, एवरी नेचुरल नंबर जो है वो तो पूर्ण संख्या होता है भाई, वो तो आज ही बताया था आपको मैंने सुबह कि यहां पर प्राकृत संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। उल्टा होता कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या नहीं होती है, तो गलत पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। तो पहला तो सही लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। दीपक ने दिया है सी, कोई अब पॉइंट आउट नहीं कर रहा मैं, बस गलतियां बता रहा हूं। दूसरा, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक, यानी धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5, वो सब क्या है, प्राकृत संख्या है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। थर्ड वाला क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या होती है। देखो परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में अंतर, कितने लोगों को पता है यहां पर कि परिमेय संख्या और भिन्न संख्या में डिफरेंस क्या होता है। देखो मैं बात कर रहा हूं परिमेय और भिन्न के बारे में, कितने लोग मुझे इसका जवाब दे सकते हैं कि परिमेय और भिन्न में अंतर क्या है। वैसे अगर मैं 2 सेंटेंस अगर लिखूं
जो मैंने लास्ट के सी और डी लिखे थे कि प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है, एक भिन्न संख्या, या प्रत्येक भिन्न संख्या क्या होती है, एक परिमेय संख्या। काफी लोग पूछते हैं, काफी लोगों को नहीं भी पता ये बात कि यहां पर भिन्न और परिमेय में डिफरेंस क्या है। तो एक छोटी सी बात और छोटा सा अंतर है यहां पर कि भिन्न जो होती है वो कभी भी यहां पर नेगेटिव नहीं होती है, भिन्न कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, जबकि परिमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकती है। जैसे मैंने लिखा 5/9, ये अगर माइनस में है तो ये परिमेय होगी, लेकिन अगर 5/9 माइनस में है तो ये कभी भी भिन्न नहीं होती है, भिन्न कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। भिन्न या तो होगी 5/9, भिन्न हमेशा होगी पॉजिटिव वे में। तो इस बात को जरूर समझना कि भिन्न और जो परिमेय संख्या उनमें अंतर क्या है कि भिन्न आपकी नेगेटिव हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। तो भिन्न कभी भी नेगेटिव, लकी वो अंतर नहीं है, उसका अंतर यहां पर यह है क्योंकि यहां पर भिन्न की बात करें, भिन्न बच्चा है किसका, भिन्न बच्चा है परिमेय का, तो परिमेय के अंदर भिन्न आती है, परिमेय में भिन्न मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो 5/9 है ये भिन्न है, ये परिमेय भी है, पर ये जो नंबर 5/9 माइनस में लिखा हुआ है, माइनस में लिखा हुआ है, ये परिमेय है पर ये भिन्न नहीं है, क्योंकि माइनस यहां पर कीड़ा कर रहा है। तो यहां पर ध्यान रखिए, नेगेटिव बिल्कुल यहां पर नेगेटिव नहीं होगा। यहां पर अगर हम बात करें भिन्न कभी नेगेटिव नहीं होगा। तो अगर हम पिछले क्वेश्चन की बात करें जो हम कर रहे थे, तो क्या लिखा हुआ है यहां पर, प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या है। देखो प्रत्येक भिन्न संख्या एक परिमेय संख्या है, ये बिल्कुल सही है यहां पर, ठीक है। प्रत्येक भिन्न संख्या क्या है, यहां पर एक परिमेय संख्या है, ठीक है, जबकि परिमेय संख्या एक भिन्न है। क्या हर परिमेय संख्या भिन्न होती है? देखो तो फर्स्ट भी सही हुआ, थर्ड भी सही, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ सही हुआ, तो बच्चा सी वाला ऑप्शन। और सी वाला क्लियरली गलत लिखा हुआ है कि प्रत्येक परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या होती है। जी बिल्कुल, परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होती, हर परिमेय संख्या भिन्न संख्या नहीं होती। तो जिनका आंसर सी है, मैंने पहले शायद गलत सी वाले को बोल दिया था, तो बिल्कुल सी इसका सही आंसर है, क्योंकि यहां पर परिमेय संख्या एक भिन्न संख्या होती है। शायद दीपक को मैंने बोला था, दीपक कंचन आपका सही है बेटा, बाकी सबका गलत है। डी गलत लिखा हुआ है क्योंकि प्रत्येक भिन्न संख्या, सॉरी डी सही लिखा हुआ है, तो गलत पूछा था उसने, तो डी बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि प्रत्येक भिन्न संख्या क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हमारे पास हुआ ऑप्शन सी, इसका आंसर होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछा था, हमसे पूछा था गलत बताइए। तो बेटा गलत तो कौन सा लिखा हुआ है, केवल थर्ड वाला लिखा हुआ है। बताओ फटाफट से, समझ आया क्या आपको ये क्वेश्चन, बताइए समझ आया क्या? गुड इवनिंग सोनिया, समझ आया क्या कि क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर सी क्या है, सी ही क्यों है, डी क्यों नहीं है? क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए एक बार फटाफट से, फटाफट से एक बार थम्स अप कर दीजिए। अगर आप लोगों को क्लियर हुआ एक बार थम्स अप कर दीजिए, क्योंकि ये कहानी जो थी, जो इंपॉर्टेंट थी कि आपको, अगर देखो मैं फिर बोल रहा हूं, आप किसी से मालूम करना, उसको नहीं पता होगा कि भिन्न और परिमेय संख्या में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। तो डिफरेंस यही है कि भिन्न कभी नेगेटिव नहीं होगा। चलिए कविता का जवाब आ गया, फटाफट से थम्स अप कर दो जिससे मैं आगे बढ़ सकूं कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ। देवांशु जी ने भी क्लियर कर दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा जो है वो है 4 नंबर, क्या है देखो, 0.7 बार को भिन्न के रूप में लिखो। आपसे पूछ रहा है भिन्न का रूप, यानी आपसे पूछना चाह रहा है p/q रूप। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, p/q रूप आपसे पूछना चाह रहा है। बताइए भिन्न रूप क्या होगा, यानी p/q रूप क्या होगा, यानी परिमेय का रूप क्या होगा। चलिए थैंक यू सो मच, आप सभी ने थम्स अप किया, जिससे मुझे क्लियर हुआ कि बिल्कुल आगे बढ़ना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आपके पास 7 आपके सामने ऑप्शन है। पहला 7/10, दूसरा 7/9, तीसरा 3/7, चौथा 9/7। क्या इसका रूप होना चाहिए, इसका रूप क्या होना चाहिए? वैसे मैंने इसके ऊपर एक शॉर्ट भी डाला था, शायद कल डाला था इसके ऊपर एक शॉर्ट। चलिए जवाब आ गया, लकी शर्मा ने सबसे पहले दिया, उसके बाद दिया है मोना ने दिया है बी, तनु ने दिया है बी, दिवांशु ने दिया है बी, दीपक ने दिया है ए, ओके, रजनी लोकेश ने थैंक यू सो मच थम्स अप, दीपेंद्र ने दिया बी। लकी एक साथ सारे आंसर आप ही दोगे क्या सबके? डट जा भाई डट जा। सोनिया ने दिया है बी, बिल्कुल। चलिए काफी लोगों ने, मतलब कुछ लोगों ने ए दिया है, बाकी सबने बी दिया है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर जो होगा दोस्तों, वो आंसर क्या होगा, इसका बी इसका करेक्ट जवाब होगा। अब इसको कैसे बदलते हैं वो देखना। इसका एक शॉर्ट मैंने डाला था कल, मेरे चैनल पे पड़ा है, आप उसको देख के पढ़ सकते हैं। तो पहले समझो इसको क्या है। जिस भी नंबर को आपको कन्वर्ट करना हो, शॉर्टकट बाद में बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, कॉन्सेप्ट समझ लेना क्योंकि हर जगह काम आएगा वो, ठीक है। जिस भी नंबर को आपको p/q में बदलना है, पहले उसको x के बराबर मानो। तो मैंने माना x बराबर 0.7 बार मान लिया। अब बार का मतलब क्या होता है कि पॉइंट के बाद अगर बार आ रही है दोस्तों, इसका मतलब है रिपीटेशन होगा, यानी इसका मतलब है x बराबर क्या है, 0.77777, यानी समीकरण नंबर 1 बना लीजिए इसको। सबसे पहले क्या बना लीजिए इसको, समीकरण नंबर 1 बना लीजिए। अब ये बताइए कितने अंकों पर बार है बेटा? अगर एक अंक पर बार है तो 10 से गुणा करो। वैसे एक अंक पर बार थी ना,
यानी एक अंक है जो रिपीट हो रहा है। अगर एक अंक है 10 से गुणा करो, दो अंक है 100 से गुणा करो, तीन अंक है 1000 से गुणा करो। एक अंक 10 से, दो अंक 100 से, तीन अंक 1000 से, चार अंक 10,000 से, यानी जितने अंक उतनी जीरो वाले नंबर से गुणा करना है। तो मैंने इसको किससे गुणा किया? 10 से, तो 10 गुणा x 10x, और 10 को इससे गुणा करूंगा तो पॉइंट आगे भाग जाएगा, भाग के गया तो कितना हुआ? 7.7777, समीकरण नंबर 2। क्या ये बात क्लियर है? मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने क्या किया, अगर एक अंक पर बार है तो मैंने एक अंक रिपीट कर लिया है, मतलब एक अंक पर बार है तो एक अंक रिपीट हो गया और वही अंक बार बार रिपीट होगा। तो अगर एक अंक है तो 10 से गुणा करना है, दो अंक है 100 से गुणा करना है, तीन अंक है 1000 से गुणा करना है। तो मैंने ऐसे गुणा किया 10 से इसको। अब समीकरण नंबर 2 में से एक को घटा दीजिए। समीकरण नंबर 2 में से क्या कर दो? एक घटा दो। तो 10 में से एक गया तो बेटा कितना बचा? 9x बचा हमारे पास। 10 में से एक गया तो कितना बचा? 9x बचा हमारे पास। और अगर मैं 7.77 में से घटाऊंगा तो क्या बचेगा? केवल 7 बचेगा, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट रखना होता है। घटाओगे तो पॉइंट के बाद की स्थिति दोनों में समान है, जो गायब हो गया। 7 - 0 यानी 7। तो बेटा x का मान क्या बच गया? 7/9। इसका आंसर हो गया। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या आया बेटा अपने पास? इसका आंसर आया 7/9, इसका राइट आंसर है। अब इसको देखो एक बार शॉर्टकट से बात करें। चलो मैं अगले पेज पर बताता हूं आपको शॉर्टकट से। इसको समझना एक बार कि इसका शॉर्टकट और उसका लॉजिक क्या है। अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो शांत दशमलव एक कैटेगरी होती है दशमलव की, और एक होती है अशांत की, अशांत दशमलव। अशांत में एक रूप आता है जिसका नाम है आवर्ती। मैं इंग्लिश में नाम बताता हूं, उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। और इसको क्या बोलते हैं? अशांत आवृत्ति को इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये आवृत्ति का मतलब है रिपीटेशन। तो जितने भी हमारे शांत दशमलव होते हैं वो तो परिमेय में बदल जाते हैं, लेकिन अगर हम इसकी बात करें अशांत आवर्ती दशमलव की, तो इसको परिमेय में कैसे बदलते हैं? जिसका पिछला क्वेश्चन था हमारा, क्या था? ये वाला। तो ये जो नंबर है वो क्या है? ये है अशांत आवर्ती दशमलव, क्योंकि रिपीटेशन यहां पर आया है। अशांत इसलिए है क्योंकि पॉइंट के बाद जो 7 है वो चले जा रहा है, चले जा रहा है। अशांत का मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, यानी टर्मिनेट नहीं हो रहा, यानी रुक नहीं रहा, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। समझ आई बात? तो अगर बेटा ये कंटिन्यू चल रहा है इसको क्या बोलेंगे? अशांत बोलेंगे। अगर रिपीटेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? आवृत्ति। तो इसका नाम क्या होगा? इस वाले नंबर का नाम होगा अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, तो अभी मैंने आपको दो वर्ड लिखे, एक लिखा शांत दशमलव, जिसका मतलब है, जैसे लिखा 0.57। क्या यहां पर बार लगी हुई है क्या आपके पास? क्या हमारे पास बार है? जी बिल्कुल बार नहीं है। तो बार नहीं है तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, क्योंकि पॉइंट के बाद 5 और 7 के बाद आपकी गाड़ी रुक चुकी है, रुक गई, टर्मिनेट हो गई ना, तो ये क्या है? शांत दशमलव है। यानी ये तो इसका एग्जांपल हुआ। लेकिन अगर पॉइंट के बाद जैसे मैं लिखा 5 7, इसके ऊपर बार लगा दिया, इसका मतलब ये है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि ये अनंत तक जाएगा। और बार लगाने का मतलब क्या है? आवृत्ति है। तो इसको आप क्या मान लो? x मान लो। क्या मान लो? x, अभी जो मैंने बताया आपको, और रिपीटेशन में लिख दो। अब मुझे ये बताओ आप लोग कितने अंक हैं जो रिपीट हो रहे हैं? बेटा यहां पर 2 अंक है जो रिपीट हो रहे हैं। कितने अंक रिपीट हो रहे हैं? 2 अंक रिपीट हो रहे हैं। तो अगर 2 अंक रिपीट हो तो क्या करोगे? इसको 100 से गुणा करो। अभी क्या बताया? एक अंक रिपीट हो तो 10 से गुणा करो, 2 अंक रिपीट हो तो 100 से गुणा करो। करो 100 से गुणा, तो 100x बराबर पॉइंट 2 कदम आगे भागेगा तो नंबर हो जाएगा 57.57575757 अनंत तक। तो अब क्या करोगे? 2 में से एक घटा दीजिए आप, तो 100 में से गया तो कितना बचेगा? 99x बचेगा। और यहां पर इसमें से घटाओगे इसको तो बचेगा 57। तो x का मान हो गया 57/99। तो इसको काटोगे तो 19/33 इसका मान आ गया। तो ये इसका p/q रूप आ गया। अब मैंने कहा कि मैं इसको डायरेक्ट करके बताता हूं आपको। देखो डायरेक्ट कैसे होगा। तो यहां पर एक छोटी सी बात है जो आपको सीखनी चाहिए कि जो आवृत्ति है वो भी दो प्रकार की होती है। एक का नाम है शुद्ध आवृत्ति, एक का नाम है शुद्ध आवृत्ति, और एक का नाम क्या है? अशुद्ध आवृत्ति। अब शुद्ध आवृत्ति का मतलब क्या है समझना पहले। जैसे मैं लिखा 0.88 के ऊपर बार, पॉइंट के बाद तुरंत रिपीटेशन आ जाए, या पॉइंट के बाद तुरंत बार आ जाए तो उसको बोलते हैं शुद्ध आवृत्ति। जैसे मैं लिखा 0.17 बार, 17 के ऊपर बार लगा दी तो शुद्ध हो गई। मैं लिखा 0.123 पूरे पर बार। आपसे एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन, तो बताओ ये बोलता है ये कौन से बार, पहले बताओ कौन सी है? ये शुद्ध आवृत्ति, क्योंकि पॉइंट के तुरंत बाद बार हो गई। लेकिन जैसे पॉइंट के बाद रुक गई, जैसे मैं लिखा 0.23 और केवल बार 3 पर लगा हुआ है। जैसे मैं लिखा 0.321, तो बार किस पे लगा हुआ है? केवल 21 पर लगा हुआ है। तो ये क्या है? अशुद्ध है। क्यों है अशुद्ध? क्योंकि यहां पॉइंट के बाद कुछ डिजिट आपने छोड़े हैं।
इस बात को समझना। ये सिलेबस में आपके नया जुड़ा है और यहां से क्वेश्चन पक्का बनेगा, किस रूप में बनेगा वो पता नहीं है, पर बनेगा जरूर। अब देखो, जब भी शुद्ध हो तो डायरेक्ट एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9 नीचे लिखो। बताओ कितने अंकों पर बार है, यहां पर 1 अंक पर तो 9 लिखा। यहां पर कितने अंकों पर बार है, 99, 2 अंकों पर तो 99 लिखोगे। यहां कितने अंकों पर बार है, 3 अंकों पर तो 999 लिखो। जब भी शुद्ध आवृत्ति की बात करें तो जितने अंकों पर बार उतनी बार आपको 9 नीचे लिखना है, लिख दिया। और जिस पर बार है उसको ऊपर टिका दो, ये आ गया। तो ये इसका कन्वर्जन हो गया डायरेक्ट शॉर्टकट, जो अभी हमने किया था। तो देखो एक बार अभी हमने ये वाला किया था ना, ये वाला 0.7 बार, 1 अंक पर बार है तो नीचे 9, और किस पर बार है, 7 पर, तो वो हो गया 7/9, डायरेक्ट शॉर्टकट आंसर हो गया इसका। इसके बाद अब हमने भी ये वाला किया था जिसमें 57 पे बार थी, तो नीचे 99, क्योंकि 2 अंकों पर बार है, ऊपर 57 का 57। यानी आप मेथड से करोगे तब भी ये आएगा और शॉर्टकट से करोगे तब भी ये आएगा। पर शॉर्टकट बेटा काम तब आते हैं जब कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। बड़ा बड़ा जैसे कई बार हम शॉर्ट डालते तो नीचे लिखा था वाह सर क्या मजा आ गया, पर मजा बेटा तब आएगा जब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा, तब आपको याद रहेगा कि हाँ इस वजह से हमने ये किया। बताओ ये समझ आ गया आपको। अब इसको देखते हैं अशुद्ध को। अशुद्ध को कैसे कन्वर्ट करेंगे, डायरेक्टली देखना आप। कितने अंकों पर बार है बेटा, यहाँ 1 अंक पर उतनी बार 9 लिखो, जिस पर बार नहीं है उतनी बार 0। यहां पर कितने अंकों पर बार है, 2 अंकों पर तो 99, और 1 पर बार नहीं इसलिए 0 नीचे। तो जितने अंकों पर बार है उतनी बार 9, जिस पर बार नहीं उतनी बार 0 नीचे लिखना है। ये लिख दिया आप लोगों ने, समझ आ गया। अब क्या करना है, ऊपर पूरा नंबर लो, पूरा नंबर है 23, उसमें से वो घटा दो जिस पर बार नहीं है। 23 में से वो घटाओ जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पर नहीं है, 2 पर घटा दो, तो बचा क्या 21/90, और अगर कट रहा है तो काट दीजिए 7/30। ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। बाकी आप चाहें तो 7 में 30 का भाग लगा देखो, यही निकल के आएगा। अच्छा इसका बताओ, 321 में से क्या करें, 3 पर बार नहीं, 3 घटा दो, तो 21 में से 3 गया तो कितना बचा 18, तो 318/990, 3 से कट रहा है तो काट दीजिए, तो 3 से काटा 106 और 330। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, चलिए इसका जवाब दीजिए। क्वेश्चन है 5th नंबर का, 0.18 के ऊपर बार है को भिन्न रूप में लिखें। 0.188 पर बार है, जवाब दो फटाफट से, देखिए कौन सबसे पहले जवाब देता है। क्वेश्चन नंबर 5, जवाब दीजिए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 कन्वर्ट करो, आ जाएगा आपका जवाब, कोई दिक्कत नहीं है। जवाब दीजिए, बहुत आसान है। चलिए जवाब दिया सबसे पहले लकी ने दे दिया, देवांशु ने दे दिया, मिथिलेश ने दे दिया। जवाब काफी उठपटांग आ रहे हैं, ऊपर नीचे आ रहे हैं, पर कोशिश करो आंसर सही आएगा। और बिल्कुल बहुत आसान सा प्रश्न है ये। चलिए बहुत आसान सा प्रश्न है, जवाब दीजिए। कल से कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, कॉपी पेन साथ में लेके बैठेगा, क्योंकि ऐसे मजेदार क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जिससे आपका जो चैप्टर है वो भी क्लियर हो जाएगा। चलिए इसका जवाब क्या होगा। सबसे पहले देखो कितने अंकों पर बार है, 1 अंक पर बार है तो 1 बार 9, जिस पर बार नहीं उतनी बार 0, लिख दिया। अब क्या करोगे, पूरा नंबर 18 में से क्या करोगे, जिस पर बार नहीं है वो 1 घटा दो, तो आंसर आया 17/90। तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, इसका आंसर आ गया ऑप्शन सी, इसका करेक्ट जवाब है। तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। तो ऑप्शन सी इसका आंसर था। बिल्कुल काफी लोगों ने सही जवाब दिए, लगभग सभी लोगों ने सही जवाब दिए। जिनका सही नहीं था बिल्कुल एक बार दोबारा ट्राई करेगा। मैं एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं, चलिए इनका जवाब दीजिए फटाफट से। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछता जा रहा हूं थोड़ी सी स्पीड बनाने के लिए। ये बताइए इसका मान क्या होगा, फटाफट से जवाब दो। 0.53 के ऊपर बार लगी हुई है, बताइए इसका मान क्या होगा। समझ में आ रहा है, थम्स अप करते जाइए बीच बीच में, जिससे एक रहे कि हाँ बस सर मजा आ गया, यहां तक क्लियर है। आगे लिखते भी जाओ सर मजा आ गया। बिल्कुल लकी ने लिख दिया, कविता ने लिख दिया। चलिए 0.53 के ऊपर बार है और बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दिनेश सेन ने सबसे पहले जवाब दिया है, वेरी गुड, दिनेश सेन का जवाब आ गया मेरे पास। चलिए और कोई जवाब देगा इसका। लकी ने दे दिया, तृप्ति ने दे दिया, मिथिलेश ने दे दिया, दिवांशु, चित्रा, कीर्ति, सोनिया, कविता, वेरी गुड, सभी के जवाब बिल्कुल यहां पर सही आ रहे हैं। बिल्कुल यहां पर इसका आंसर क्या है, 53/99 इसका राइट आंसर है।
अच्छा चलो इसको बताओ फिर, इसकी जगह अगर मैं लिख देता हूं 0.53 और ये 3 पे बार है। अब बताओ, अब बताइए फटाफट से। ये केवल 5.3 पे बार है। हाँ मिथिलेश मिश्रा ने दिया है, वेरी गुड। दिनेश आपने शायद गलती कर दी बेटा। इसके अलावा अपने पास जवाब आ रहा है, दिवांशु ने दिया है, लकी ने दिया, लकी ने, अच्छा वेरी गुड लकी, लकी ने पूरा सॉल्व कर दिया है। रजनी आपने क्या किया, चेक करो अपना आंसर एक बार। तृप्ति आपने फिर गलत किया, कोशिश करो सही जवाब आएगा। और बिल्कुल मैं बोल रहा हूं आपको आंसर भी आएगा। बताओ कितने अंकों पर बार है, 1 पर बार है तो 1 बार 9, जिस पर बार नहीं उतनी बार 0। देखो आप पेन चला लो, अभी कोई दिक्कत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है, पेन चला लो, सीख जाओगे, मजा आएगा। थोड़े दिन बाद आप अपने आप पेन चलाना छोड़ दोगे, पर आज पहली क्लास है हमारी रीड की, तो पेन चलाइए बिल्कुल। अब ऊपर क्या है 53, और जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए तो बचेगा 48/90, और इसको अगर 6 से काटूंगा तो 8 बार, और 6 से काटा नीचे 15 बार। तो इसका आंसर दोनों ऑप्शंस, अगर आपके ऑप्शन में ये या ये में से कोई भी होगा तो आपका आंसर होगा, और दोनों है तो आपका आंसर 8/15 होगा, क्योंकि 8/15 का मान, क्योंकि हमेशा भिन्न को सरल रूप में आपको लिखना होता है, तो बिल्कुल ये आंसर होगा इसका। चलिए एक और ट्राई करते हैं हम लोग, बताइए इसका जवाब क्या होगा। चलिए इसको ट्राई करिए एक बार, 0.796 बार। फिर मैं आगे वाले क्वेश्चनों पे चलता हूं। ये केवल आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन अभी फर्स्ट ग्रेड में भी बने थे, तो इस बार उम्मीद है कि आपका यहां भी क्वेश्चन बन सकता है। चलिए इसका जवाब दीजिए। 0.796 के ऊपर बार लगा हुआ है बेटा, यहां पर देखो क्या आंसर होना चाहिए, चाहे बिना काटे बता दीजिए, पर आप बताइए जरूर, एक बार कोशिश तो करिए। 0.796 के ऊपर बार लगा हुआ है बेटा, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहले जवाब आया तृप्ति का, वेरी गुड तृप्ति। देवांशु वेरी गुड, मिथिलेश, लकी वेरी गुड, विक्रम, ये आपने बेटा, विक्रम है, हाँ जो भी है विक्रम, तो बेटा 89 क्यों आया आपका, 789 आना चाहिए ना। दीपक कंचन, मैंने कौन सा क्वेश्चन पूछा है, आप किसका जवाब दे रहे हैं बेटा। नीलम बिल्कुल सही है आपका, कविता, चित्रा, सोनाराज, लकी ने अब काट दिया। चलिए तो बिल्कुल का सही जवाब यही होगा। तो कितने अंकों पर बार है, 2 अंक पर, तो 2 बार 9 नीचे, एक बार जिस पर बार नहीं वो ऊपर 0। अब 796 में से आप क्या कर दीजिए, 7 लेस कर दीजिए, जिस पर बार नहीं उसको घटाना है, तो 796 माइनस अगर 7 करेंगे तो 789 हमारे पास बचेगा, डिवाइडेड बाय 990। अगर आपका ऑप्शन में नहीं है तो देखो काटने की कोशिश करो, 3 से काटा 390, और 3 से काटने का नियम क्या कहता है, 3 से काटने का नियम कहता है अंकों का योगफल 3 से कटना चाहिए। तो ये नंबर ऊपर 3 से कट रहा है, तो इसको 3 से काटा तो 26 थी 78, ये हो गया, तो 263/330 इसका राइट आंसर हो गया, ये इसका करेक्ट जवाब है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने। हाँ ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस पीडीएफ के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप बिल्कुल आप ये पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको पीडीएफ जो आज पढ़ाऊंगा इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और पीडीएफ यानी यहां पर क्वेश्चन के थ्रू ही मैं आपको चीजें सिखाऊंगा। चलिए ये क्वेश्चन कितने लोगों को आता है बताइए। निम्न में से कौन सी भिन्न, ये सब भिन्न में लिखे हुए हैं, भिन्न का मतलब है P/Q की फॉर्म में, लेकिन वो परिमेय वाला भिन्न नहीं बोला, पॉजिटिव में लिखा है सारा। निम्न में से कौन सी भिन्न शांत दशमलव है, इसमें से कौन सा रिजल्ट जो है वो शांत दशमलव होगा, जवाब दीजिए। शांत दशमलव अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं पता तो करके बताइए, देख के बताइए क्या होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब क्या होगा, जवाब दीजिए। सिक्स में सी जवाब दिया है मुझे, लकी ने दिया है, दिवांशु ने दिया है, वेरी गुड। बाकी लोग जवाब दीजिए फटाफट से। लकी तुम कंटिन्यू एक ही जवाब बार बार रिपीट करे जा रहे हो। मिथिलेश वेरी गुड, कविता वेरी गुड,
चलिए, जिनको नहीं क्लियर मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या होता है। चित्रा, वेरी गुड, जवाब आने लग गए हैं सभी साथियों के। कल भी ये क्लास शाम को 4 बजे ही लाइव रहेगी और हम इसके बाद और क्वेश्चंस को करेंगे। नंबर सिस्टम में काफी हद तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और आपकी डिमांड थी कि पहले नंबर सिस्टम लाओ। मैं जबकि नंबर सिस्टम पहले लाने से डरता हूं हमेशा, क्योंकि नंबर सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट जो होते हैं ना, उनसे बच्चे भागते हैं, तो बस इसलिए नंबर सिस्टम पहले नहीं लाता। लेकिन इस बार नंबर सिस्टम पहले लाए हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो अब डेली क्लास आपको लेनी है, क्योंकि डेली क्लास लोगे। अब केवल हमारे पास 25 दिन शेष बचे हैं। कोशिश ये रहेगी कि सभी टॉपिक्स को कवर किया जाए, खासकर आपका प्रायिकता वाला टॉपिक आप काफी टाइम से बोल रहे हैं। जवाब आ गया सभी का, सी आया है। तो बिल्कुल इसका जवाब क्या है, सी इसका आंसर होगा। अब एक छोटी सी बात है कि इसको समझते हैं कि कैसे होगा। सबसे पहले समझना कि देखो बेटा, परिमेय संख्याएं दो प्रकार, यानी भिन्न संख्याएं जो होती हैं वो दो प्रकार के रूप में जा सकती है दशमलव के लिए। एक का नाम है शांत दशमलव और एक का नाम होता है अशांत में भी कौन सी, केवल आवृत्ति, क्योंकि अनावृत्ति नहीं होती है। ओके, तो एक का नाम है शांत और दूसरे का नाम क्या है, अशांत आवर्ती दशमलव। आपके सामने ये दो बातें। अब देखो, ठीक है, हाँ द्विघात समीकरण मैं सारे कराऊंगा सोनाराज, सारी चीजें कराऊंगा, आप निश्चिंत रहिए। अब देखो, परिमेय से शांत और अशांत पे जाना है, अब आपको जज करना है। तो देखो, जज करने का सीधा तरीका क्या होता है, यदि हर में, किसमें, हर यानी डिनोमिनेटर में, हर में केवल 2 या 5 या दोनों के फैक्टर हो, यदि हर में केवल 2 या 5 या दोनों के फैक्टर हो, तो वो हमेशा क्या कहलाएगी, वो हमेशा कहलाएगी दोस्तों शांत दशमलव कहलाएगी। क्या कहलाएगी, शांत दशमलव कहलाएगी। लेकिन अगर मैं बात करूं अशांत आवृत्ति की, तो हर में 2 या 5 के अलावा किसी भी अन्य संख्या का फैक्टर हो, तो वो क्या कहलाएगी, अशांत आवृत्ति दशमलव। मैं एक बार थोड़ा सा हिंट देता हूं आपको अशांत आवृत्ति का और शांत का मीनिंग क्या है। जैसे यहां पर शांत का मीनिंग है कि आप जब भाग लगाओगे, जैसे मैंने लिखा यहां पर, मैंने लिखा जैसे 12/25 लिखा, तो 12 में अगर 25 का भाग लगाओगे तो उसका जो रिजल्ट आएगा वो पॉइंट के बाद कहां जाएगा, रुकेगा। अगर रुकेगा तो वो शांत होगा, और नहीं रुकेगा तो डेफिनेटली वो चलता रहेगा, और चलेगा तो क्या करेगा, वो रिपीटेशन में आएगा। और रिपीटेशन का मतलब क्या होता है, वो अशांत आवृत्ति दशमलव कहलाता है। तो यहां पर एक छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है, तो हमें जज करना है। जैसे कि मैंने 12/25 लिखा, अब कट तो रहा नहीं है, 25 का मतलब क्या है बेटा, 5 गुना 5। मैंने क्या लिखा, अगर केवल 2 या 5 या 2, दोनों, या तो 2 हो या 5 हो या फिर दोनों हो, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। लेकिन अगर हर में 2 या 5 या मतलब 2 या 5 के अलावा अगर कुछ भी मिल जाए, कुछ भी दिख जाए, तो हमेशा वो क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति दशमलव कहलाएगा। देखना इसको एग्जांपल से समझ में आएगा आपको। निम्न में से कौन सी भिन्न शांत दशमलव है। तो देखो, अगर कट रहा है क्या, नहीं कट रहा, तो हर में क्या आ गया, हर में आ गया 7 गुणा 10, 10 का मतलब 2 गुणा 5। तो दोस्तों 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 7 आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। इसको अगर हम काटेंगे तो ये कटेगा, बिल्कुल 1/3 होता है, और हर में केवल 3 आया, तो 2 और 5 के अलावा ही नंबर है। देखो 2 और 5 आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, पर 2 और 5 के अलावा अगर आ गया तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, अशांत आवृत्ति ही कहलाएगा। अब वो आवृत्ति कैसे कैसे लिखते हैं वो अपने हिसाब से देख लेना आप लोग। 15/60 इसका मतलब 1/4 होता है, और 1/4 का मतलब 1/2 गुणा 2 होगा, और 2 के अलावा कुछ नहीं है, तो ये क्या होगा, ये होगा शांत। एंड लास्ट वन हमारे पास है, ये कटेगा नहीं, तो 90 का मतलब है यहाँ पर 9 गुणा 10, 9 का मतलब 3 आ गया, यानी 3 का स्क्वायर, 2 गुणा 5, तो 2 और 5 के अलावा क्या आ गया, 3। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा अशांत आवर्ती दशमलव, इसका रिजल्ट होगा। क्लियर है। तो आंसर क्या हुआ, इसका आंसर हुआ सी, इसका करेक्ट जवाब है। ठीक है, क्लियर है, कहानी क्लियर है आप लोगों को। तो इस तरह से अगर चीजों को देखो रिलेट करने के पढ़ोगे ना, तो सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो देखो मैंने आपको कहा था, पहले ही कहा था कि क्वेश्चंस की फॉर्म में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखो सारा कॉन्सेप्ट पढ़ाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि 1 घंटे डेली क्लास अगर रहेगी भी, तो 1 घंटे की क्लास में डेली अगर 20 दिन भी 25 दिन भी पढ़ेंगे तो 25 घंटे में सिलेबस कवर तो नहीं होगा, बट सारा सिलेबस हम लोग इस फॉर्म में कवर करेंगे। थोड़ा नंबर सिस्टम में समय ज्यादा लगेगा, बाकी अर्थमेटिक के काफी सारी चीजें मेरे चैनल पर पढ़ी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्या कह रहे हैं दिनेश, थैंक यू सो मच।
सर क्या बात है, मस्त एक्सप्लेन करते हो, थैंक यू सो मच। प्रभा गुड आफ्टरनून, नमस्कार। राजब रहमान थैंक यू सो मच। सर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के अभ्यास करवा देना, बिल्कुल लकी, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही चल रहे हैं हमारे, ठीक है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही चल रहे हैं। बस आपको छोटा सा काम करना है, इस क्लास को शेयर करते रहना है अपने दोस्तों के साथ, जिससे बाकी लोगों को भी फायदा हो सके, उनको भी पता चले कि मैथ्स इतना सच में आसान सब्जेक्ट है, आपको यहां पर रटने की, याद करने की जरूरत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है, बताओ 51 से 100 तक कितनी प्राकृत संख्याएं अभाज्य हैं, यानी पूछ रहा है 51 से 100 तक कितनी प्राकृत संख्याएं जो है अभाज्य, आपसे पूछ रहा है। तो मुझे 51 से 100 तक निकालना है। अगर आपको इसका डायरेक्टली, थैंक यू सो मच दिनेश, थैंक यू सो मच मिथिलेश। अब आप डेली लाइव आइएगा, काफी सारी चीजें चैनल पे पड़ी हैं, आप वहां से पढ़ के देखिएगा, क्योंकि जो अर्थमेटिक के काफी टॉपिक है, ज्योमेट्री का भी कुछ टॉपिक मैंने डाले हुए हैं, तो आप उसको भी पढ़ के, अगर आप सीटी का एग्जाम भी दे रहे हैं तो वहां पर काफी सारी चीजें आप लोगों के हिसाब से डाली गई हैं, आप उनको पढ़िए, डेफिनेटली आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि मैथ्स को बिना फॉर्मूले कोशिश की है कम से कम, जहां जरूरत ना हो फॉर्मूले की वहां यूज ना ही करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। चलिए क्रांतिकारी स्टूडेंट नमस्कार सर जी, चलिए फटाफट जवाब दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब क्या होगा। चलिए बाकी लोग जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए, और आप इस क्लास को डेफिनेटली शेयर करेंगे। कोशिश करिए, आज 10 तक तो पूरा करेंगे ही करेंगे। आपसे बोला कितनी संख्या है, अभाज्य संख्या है, ये तो पूछ रहा है, आप तो, आपको आता होगा, ये तो बहुत आसान है, क्योंकि 51 से 100 पूछ लिया ना, इसलिए डर रहे हो, बाकी आपको आता है, मैं बता रहा हूं आपको, ये पता होगा। कविता ने दिया है डी, बाकी लोग भी जवाब दीजिए, क्या होना चाहिए इसका जवाब। जवाब दो फटाफट से, केवल लाइव देखने से काम नहीं चलेगा, मैथ्स में जब तक पेन नहीं चलाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक कोई फायदा नहीं है। कविता ने दिया 14, चित्रा ने दिया ए 10, ओके, मिथिलेश ने दिया सी, लकी ने दिया ए। आंसर देख के भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। कमर सिंह ने दिया है बिल्कुल 10, यानी ए। ओके, बाकी लोग भी जवाब दीजिए, क्या आंसर होना चाहिए। विक्रम ने दिया है ए, बाकी कमेंट करो फटाफट फटाफट बेटा, सीखो, और कोशिश करो आज 10 क्वेश्चन तो कम से कम हो हमारे, क्योंकि चीजें सीखनी भी है साथ में, 10 क्वेश्चन तो हमारे एटलीस्ट हो। चलिए जवाब दीजिए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा, मैं आपको चलो बता ही देता हूं, आप इसे आंसर नहीं दे रहे आप लोग। तो पहली 100 तक में कितनी होती है, पहली 100 में होती है बेटा 25, कितनी 25। 1 से 100 तक अगर प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या निकालोगे प्राकृत संख्याओं में, तो हमेशा कितनी आएंगी, 25 आएंगी। और 1 से 50 तक आप निकालेंगे तो बिल्कुल बेटा 15 आती है, कितनी आती है 15। तो 1 से 100 तक कितनी है 25, जबकि 1 से 50 तक कितनी है 15। और अगर मैं 51 से 100 तक की बात करूंगा तो घटा दीजिए, तो 51 से 100 का हमारे पास बचा कितना, 10 इसका राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या होगा, ए इसका आंसर होगा। तृप्ति बिल्कुल सही है, देवांशु आपने फिर गलत दिया। जल्दबाजी ना करो, चीजें अगर नहीं पता तो पूछ लो, सीख लो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 10 इसका आंसर होगा, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा 10। हाँ, इसको निकालने की कोई ट्रिक नहीं होती कि कितनी संख्याएं कहां से कहां तक होती हैं, ये आपको निकाल के ही मालूम करनी पड़ती है। बस एक छोटी सी बात ध्यान रखिए, सम संख्या केवल एक ही है जो अभाज्य है, उसका नाम है 2, इसके अलावा कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है, वो ध्यान रखिएगा आप लोग। तो यहां पर केवल एकमात्र सम संख्या अभाज्य 2, इसके अलावा कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 8, चलो अभाज्य संख्या जज करने का कॉन्सेप्ट आपके सामने है। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, 221, 223, 231 और 237, क्या इसका आंसर होना चाहिए। निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है, यानी अभाज्य संख्या पूछ रहा है मुझसे, ये क्या पूछ रहा है, ये अभाज्य संख्या, बताइए निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभी क्वेश्चन का लेवल और बढ़ेगा, अभी तो केवल बेसिक बेसिक चीजें हैं, तो जहां जहां दिक्कत है वहां सीख लीजिए। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं, आपको बस एग्जाम में 30 में 30 लाने ही लाने हैं।
चलिए, कविता ने दिया है बी, विक्रम ने दिया बी, चित्रा ने दिया बी, राहुल ने दिया बी। शायद राहुल अभी जुड़े हैं, आप बहुत लेट जुड़े हैं। कामना ने दिया है बी, बिल्कुल 30 में से 30 आने ही चाहिए। नमस्कार राहुल। दीपक कंचन ने दिया है डी। ओके, काफी लोग बी और काफी लोग डी दे रहे हैं। हाँ, मैं 30 में से 30 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कविता। आप 30 में से, आप 60 में 60 नंबर की बात कर रहे हैं। जवाब इनका दे रहे हैं बी। तो देखो, सबसे पहले जिनको नहीं आता चेक करना कि अभाज्य संख्या कौन सी है और कैसे जज कर सकते हैं, तो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं कि अभाज्य संख्या कैसे जज की जा सकती है। सबसे पहले जो संख्याएं हैं उन संख्याओं के नजदीक स्क्वायर नंबर, बाद वाला स्क्वायर नंबर देख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाला भी देख सकते हो। जैसे इन सभी के बाद स्क्वायर नंबर जो है वो कौन सा है, 256, और वे किसका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बेटा 16 का। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि इन संख्याओं के नजदीक स्क्वायर नंबर कौन सा है जो इन सभी के नजदीक होना चाहिए। तो इन सभी के स्क्वायर नंबर 256 है, किसका स्क्वायर है, वो 16 का। अब आपको एक नंबर ढूंढना है, मतलब आपको इनमें से वो नंबर ढूंढना है जो 16 से छोटी अभाज्य संख्या उनमें से किसी से भी डिवाइड नहीं है। 16 छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11 और 13। ये 16 से छोटी अभाज्य संख्याएं हैं। आप चेक करिए क्या ये संख्या इनमें से किसी से भी डिवाइड है। अगर डिवाइड हो गई तो अभाज्य नहीं होगी, नाम ही बोल रहा है अभाज्य, भाग ना जाए। तो इनमें से बताओ, अब हमें चेक करना है एक ही करके। सबसे पहले 2 सम संख्या कोई भी नहीं है, बिल्कुल, यानी अभाज्य हो सकती है। 3, इसके अंकों का योग कितना है, 5 है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसके अंकों का योग 7 है, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 2 और 3 5 और 1 6, ये 3 से डिवाइड हो गया, यानी ये अभाज्य नहीं है। हटाओ इसको साइड में, इसको जोड़ो, 7 और 3 10 और 2 12, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ये भी क्लियर हो गया हमारा। ठीक है, अब मुझे इन दो संख्याओं में बात करनी है। अब देखो चेक करो, क्या 5 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 से 7 से डिवाइड हो रहा है क्या, 7 दूनी 14, 7 21, 7 21 नहीं जा रहा। इसका मतलब इसके बाद 11 का 11 दूनी 22, 1 बच गया, नहीं जा रहा। अब लास्ट ऑप्शन है 13। अगर 13 में से कोई भी एक नंबर गायब हो गया तो बचेगा जो, वही हमारी अभाज्य संख्या होगी। 13 का भाग लगाया, 13 कम 13, 9 बचा, 13 7 91, यानी ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो बचा कौन सा ऑप्शन, बी, क्योंकि 221 है तो उसके बाद 223 कभी नहीं हो सकता। इनका अंतर बेटा कितना है, इनका अंतर है हमारे पास 2, तो ये कभी नहीं होगा। यानी इसका मतलब बी हमेशा अभाज्य संख्या, यानी 223 अभाज्य संख्या होगी। फटाफट से बताइए, थम्स अप करके बताइए, क्या समझ आया कि ये अभाज्य संख्या कैसे जज कर सकते हैं हम लोग। क्या ये क्लियर है कि अभाज्य संख्या कैसे, भाज फाड़ लिया, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। चलिए, तो ये समझ आया आप लोगों को। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, बोल रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको पूछ रहा है सत्य नहीं है फिर से। चलिए, यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट आपके सामने लिखे हुए हैं और थम्स अप करते जाइए जिससे क्लियर हो कि हाँ बस यहां तक समझ में आ रहा है, मजा आता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती है। दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती है। दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती है। दो, क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत सम संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती हैं और दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन है जो गलत लिखा हुआ है, कौन सा ऑप्शन है जो गलत लिखा हुआ है, बताइए कौन सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। थैंक यू सो मच कविता। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब दीजिए क्या होगा। थोड़ा सा स्पीड से करिए क्योंकि समय के बाद, इसके बाद कोई और टीचर भी आते हैं यहाँ पे, वो क्लास लेते हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम सारा सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करें, सीखते जाएं। एक आप अपनी तैयारी करते रहिए, यहाँ पर आके चीज़ों को रिपीट करते रहिए और दोस्तों से शेयर जरूर करना। मैं बार बार एक ही बात बोलूँगा कि शेयर जरूर करें दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी लोगों को नहीं पता इस क्लास के बारे में। चलिए युवराज, आज तो काफ़ी दिनों बाद दिखे, कल भी नहीं आए, आज भी नहीं आए, सुबह मॉर्निंग में लाइव में। चलिए इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या होगा। पहले एक चीज को समझ लीजिए, पहले समझ लो सहभाज्य सब में बोल रहा है तो सहभाज्य संख्या क्या होती है, पहले वो समझ लो एक बार। देखो, सहभाज्य संख्याओं को हम बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग,
को प्राइम नंबर। ऐसे नंबर जो आपस में अभाज्य हों वो क्या कहलाते हैं? सहभाज्य कहलाते हैं। कुछ एग्जांपल मैं आपके सामने लूंगा। जैसे मैं लिखा 11 और 13, ये दोनों वैसे अभाज्य हैं, पर को साइड में हटाओ। क्या 11 का भाग 13 में जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। क्या 13 का भाग 11 में जा रहा है? बिल्कुल नहीं जा रहा। क्या दोनों में कॉमन तरीके से किसी का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। अगर दोनों में कॉमन तरीके से किसी का भाग नहीं जा रहा दोस्तों, तो ये हमेशा सहभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, जैसे मैं लिखा 15 और 19, क्या 15 का भाग 19 में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। क्या 19 का भाग 15 में जाता है? बिल्कुल नहीं जाता। क्या दोनों में कॉमन तरीके से भाग जाता है किसी का? बिल्कुल नहीं जाता। तो ये भी सहभाज्य संख्याएं हैं, कॉमन तरीके से भाग जाना चाहिए, अगर नहीं जा रहा तो वह सहभाज्य है। या फिर अगर मैं बात करूं 23 और 24, 23 और 24 का अंतर होता है 1, तो इसका मतलब कॉमन तो कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, अब हम बात करें, तीन ऑप्शन आपके सामने, तो तीनों के तीनों हमारे पास क्या है दोस्तों? तीनों के तीनों हमारे पास यहां पर सहभाज्य। पर जैसे अगर मैं बात करूं 28 और जैसे हमने लिया 35, क्या ये सहभाज्य है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दोनों में 7 का भाग जाता है, तो कॉमन नहीं होना चाहिए, कॉमन नहीं होना चाहिए। यश, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आप बताएं कैसे? फिजिकल है सर, ऐसा ही। चलिए वीडियो कब है बेटा? बेटा युवराज फिजिकल आपका। चलो, तो इन सब में एक छोटी सी बात कॉमन है। देखो क्या कि इन तीनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। 11 और 13 को फैक्टर करो तो 1 गुणा 11, 13 का फैक्टर करो तो 1 गुणा 13, तो कॉमन कुछ है? नहीं है। अगर कॉमन नहीं है तो वो सहभाज्य है। 15 के फैक्टर करो तो 3 गुणा 5, 19 के फैक्टर करो 1 गुणा 19, कॉमन है क्या? नहीं है यार, हटाओ, उसका मतलब ये भी सहभाज्य होगी। 23 को तोड़ो 1 गुणा 23, और 24 को तोड़ो तो 8 या 24, तो 3 गुणा 8 मतलब 2 की पावर 3, कॉमन कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये तीनों सहभाज्य हैं, पर इन दोनों को अगर तोड़ूंगा तो 28 का मतलब 4 गुणा 7 और 35 का मतलब 5 गुणा 7, और यहां पर कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है 7, तो ये सहभाज्य वैसे भी नहीं होंगी। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि सहभाज्य संख्याएं वो होती जिनमें कॉमन कुछ नहीं होता। तो अब देखो हमारा क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन क्या है कि दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती है। तो इसका मतलब दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं बोल रहा है, सम विषम नहीं बोल रहा। क्या बोल रहा है? दो क्रमागत प्राकृत संख्याएं बोल रहा है। इसका मतलब यह है कि आगे पीछे की संख्या, यानी जैसे 23-24 मैंने भी एग्जांपल दिया था आपको। मैं जैसे बोलूं 15-16, इनमें जब भी लगातार संख्याएं होंगी तो अंतर कितना होगा बेटा? 1 होगा, और जब अंतर 1 होगा तो वो उसमें कॉमन कुछ मिलेगा नहीं। तो यानी इसका मतलब ये सहभाज्य संख्याएं होती है। तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये सही पूछ रहा है, कौन सा नहीं है? दो क्रमागत विषम प्राकृत संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती है। विषम का मतलब उनका अंतर 2 का होगा, और विषम संख्याओं में 2 का भाग कभी नहीं जाता, यानी ये भी हमारे लिए बिल्कुल सही लिखा हुआ है। थर्ड वाला क्या लिखा हुआ है? दो क्रमागत सम प्राकृत संख्याएं हमेशा सहभाज्य होती है। नहीं होती भाई। क्यों होगी? क्योंकि उनमें कॉमन जो होगा वो 2 होगा, और 2 का भाग दोनों में जाएगा, क्योंकि संख्याएं सम लिखी हुई है, यानी सी इसका आंसर होगा। यानी सी यहां पर सत्य नहीं है। और चौथा क्या है? दो अभाज्य संख्याएं हमेशा सहभाज्य संख्याएं होती हैं। तो इसका मतलब यह है, बिल्कुल सही है, क्योंकि दो अगर अभाज्य हैं तो उनमें कॉमन वैसे भी कुछ नहीं मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ आया होगा। एक बार फटाफट से थम्स अप कर दीजिए, कितने लोगों को मजा आ गया? फटाफट से एक बार लिख दीजिए कि सर जितना पढ़ा अभी तक उतना मजा आ गया। कितने लोगों को यहां तक मजा आ चुका? एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए, जिससे हम आगे वाले क्वेश्चन पे मूव हो सकें। फटाफट से एक बार। तो कितने लोगों को यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है, 9 तक जो क्वेश्चन मैंने पढ़ाए वो कॉन्सेप्ट क्लियर है सारे के सारे? एक बार थम्स अप तो बनता है फटाफट से। और कितने लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे वो बताइए। चलिए, मिथिलेश ने दिया, बिल्कुल मिथिलेश का थम्स अप आ चुका है, मोना का आ चुका है, चित्रा का आ चुका है। तो जो लोग लाइव देख रहे हैं, बिल्कुल आपको आज समझ आया होगा, मजा भी आया होगा, चीजें सीखने को भी मिली होगी, हो सकता है कुछ नया सीखने को भी मिला हो। तो अब इसी तरह से ये क्लास जैसे आज हुई है वैसे कल भी होगी। अंजलि ने का पहला जवाब आया है आज, ठीक है, थैंक यू सर। टाइगर गेमिंग का जवाब आ चुका है, ओके, प्रभा का भी आ गया है। तो काफी लोग अभी लेट जुड़े हैं शायद, तो कल भी आपको इसी टाइम पर जुड़ना है, शाम को 4 बजे। आपके त्रिलोक, बहुत पहला एक क्वेश्चन का बाद अब आपने थम्सअप किया है, तो कितने लोगों को मतलब आज मजा आया? कितने लोगों को मजा आया? बट ये लिख दो एक बार नीचे कि हाँ सर मजा आ गया। और चाहें तो इस वीडियो के बाद में कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग क्लास पूरी होने के बाद। तो आज जो चीजें थी सीखने को मिला कुछ, काफी कुछ। तो 1 घंटा खराब तो नहीं हुआ आप लोगों का? रजनी लोकेश गुड इवनिंग। तो आज का टाइम आपका खराब तो नहीं हुआ ना? बताइए फटाफट से कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए, इस ये जो लेक्चर हुआ इसकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल टेलीग्राम पे धर्मेंद्र सर मैथ्स पे जाकर सब्सक्राइब करिए, वहां पर आपको मिलेंगे। दीपक, कोशिश रहेगी कि 30 के 30 क्वेश्चन टच करवा दूंगा मैं आपके एग्जाम के अंदर। चलिए, युवराज ने लिखा बहुत शानदार, अंजलि बहुत शानदार,
तृप्ति थैंक यू सो मच, कविता थैंक यू सो मच, गायत्री थैंक यू, अंजलि थैंक यू सो मच। तो बिल्कुल मैं कोई बात नहीं राहुल, कल भी इसी टाइम पे क्लास रहेगी, तो मैं आपसे भी विदा चाहता हूं और कल डेफिनेटली मिलूंगा। आप इसके कमेंट, इसके खत्म होने के बाद इसमें कमेंट जरूर करिएगा और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। कल शाम को फिर हम मिल लेंगे, शाम को 4 बजे जुड़े रहिएगा मुझसे। मैं आपसे विदा चाहता हूं, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।